श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। मंगल के गोचरीय प्रभाव के क्रम में आज की कक्षा का विषय है मंगल के गोचर का प्रभाव जन्मकालीन राहु, जन्मकालीन केतु और जन्म लग्न से किस प्रकार से विचार करें। जन्म लग्न और दसम भाव का जो मध्य बिंदु होता है, जन्म कुंडली के ये दो प्रमुख बिंदु होते हैं। जिस तरह से हम ग्रहों का विचार करते हैं उस तरह से हमें इनके ऊपर से भी, इनसे त्रिकोण और केंद्रीय संबंध में भी किसी ग्रह के गोचर का विचार करना चाहिए, क्योंकि लग्न व्यक्ति का शरीर है और दसम भाव जातक का कर्म है और मानव योनि एक कर्म योनि है, तो उतना ही प्रभाव दसम भाव का भी होता है जितना प्रभाव व्यक्ति की जन्म लगन का होता है। राहु और केतु क्योंकि एक ही अंश पर होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं, तो यदि त्रिएकादश का संबंध किसी ग्रह का राहु से बनेगा तो नवम पंचम का संबंध केतु से बनेगा। यदि राहु से केंद्रीय संबंध बनेगा तो केतु से भी केंद्रीय संबंध बनेगा। तो राहु से यदि गोचर खराब होगा तो केतु से भी खराब होगा, और राहु से शुभ गोचर होगा मंगल का तो केतु से भी शुभ गोचर होगा। और जन्म लग्न से केंद्र में, त्रिकोण में या त्रिएकादश में, द्विद्वादश में, षडाष्टक में किस प्रकार से शुभ और अशुभ गोचर का हम प्रभाव देखते हैं, तो आज की कक्षा में विचार करेंगे कि जन्मकालीन राहु, जन्मकालीन केतु और जन्म लगन के अंशों के निकट से जब मंगल का गोचर होता है तो वह जातक पर किस प्रकार से अपना प्रभाव देता है। गोचर शुभ है या अशुभ है, ये जन्मकालीन ग्रह की स्थिति और गोचरकालीन मंगल की स्थिति है कि वह किसकी कक्षा से गोचर कर रहा है और उस कक्षा में उसे शुभ अंक या शुभ रेखा मिली है कि नहीं मिली है, और वह किस राशि से गोचर कर रहा है, यह भी एक विचारणीय विषय होता है। आगे जब कभी एक अभ्यास के तौर पर उदाहरण के साथ प्रस्तुत करूंगा तो तब इन बातों का प्रभाव बताऊंगा कि कहाँ से किस प्रकार का प्रभाव होता है, लेकिन सामान्य रूप से शुभ और अशुभ प्रभाव जो मंगल के गोचर के राहु, केतु और लगन से होते हैं उस पर हम आज विचार करेंगे। तो पहले विचार करेंगे राहु और केतु के ऊपर से मंगल के शुभ गोचर का प्रभाव क्या होता है। मंगल का शुभ गोचर यदि राहु और केतु के ऊपर से होता है तो क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं और इनका प्रभाव अपने राशि स्वामी या अपने युति कारक ग्रह के आधार पर देखना चाहिए। इनके युति कारक ग्रह किस भाव के स्वामी हैं या जिनकी राशि में ये अकेले बैठे हैं वह किस भाव के स्वामी हैं, जन्म कुंडली में कारक हैं अकारक हैं, उसका प्रभाव भी विचार कर लेना चाहिए। सामान्य रूप से मंगल का जब शुभ गोचर राहु और केतु के ऊपर से इनसे त्रिकोण संबंध में, इनसे त्रिएकादश संबंध में हो रहा होगा तो जातक को अपने मित्रों से, परिवारजनों से, सहयोगियों से अच्छा सहयोग मिलता है। उसकी मित्रता का विस्तार होता है, नए मित्र बनते हैं जो लाभकारी होते हैं। बंधु बांधवों का सहयोग जातक को प्राप्त होता है और बंधु बांधवों की भी प्रगति होती है। जातक अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करके सफलता प्राप्त करता है। किसी नवीन कार्य को, नवीन उद्यम को करने में जातक की स्वाभाविक रूप से रुचि पैदा होती है और विजय की भावना लेकर जातक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, विजय प्राप्त करता है और उसके जीवन में जो भी अच्छे प्रभाव होते हैं आकस्मिक रूप से, अकल्पनीय रूप से उनका प्रभाव जातक अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यावसायिक क्षेत्र में, अपने सहयोगी क्षेत्र में, अपने संबंधों के क्षेत्र में और अपने आधिपत्य के और ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से देख पाता है, क्योंकि मंगल एक ऊर्जा है और छाया ग्रहों का प्रभाव उसके साथ आने पर उसका विस्तार होता है। तो यदि वह शुभ स्थिति में होंगे और शुभ गोचर मंगल का होगा तो मंगल के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी और वह अपने प्रभुत्व का, अपने आधिपत्य का, अपनी ऊर्जा का, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम का सदुपयोग करके अपनी कार्य क्षेत्र में
अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति करके सफलता प्राप्त करता है। यदि मंगल का गोचर जन्मकालीन राहु केतु से अशुभ स्थिति में हो रहा होगा, अशुभ कक्षा से हो रहा होगा, शुभ रेखा विहीन कक्षा से हो रहा होगा और जन्मकालिक राहु केतु अशुभ स्थिति में बैठे होंगे, तो ऐसे जातक को समय पर परिजनों का, मित्रों का उचित सहयोग नहीं मिल पाता है। मित्रों से, पड़ोसियों से मनमुटाव होता है, बंधु बांधवों को कष्ट होता है या बंधु बांधवों से विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। जातक अनावश्यक विवादों में पड़ जाता है जिसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं होता। जातक अपना धैर्य खो बैठता है और आवेश में कोई गलत निर्णय ले बैठता है। गलत निर्णय के कारण उसके कार्यों की हानि होती है, कार्यों में बाधा आती है। जातक की जो ऊर्जा होती है, जातक का जो पराक्रम होता है, साहस होता है, उसका वह सदुपयोग नहीं कर पाता। नकारात्मकता लिए हुए, गलत मार्ग पर गलत निर्णय लेते हुए वह अपनी ऊर्जा की हानि ही करता है, उससे कोई सफलता या लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे कालखंड में ऊर्जा का सदुपयोग ना होना, विजय की हानि होना और कार्यों में पराजय के कारण जातक अवसादग्रस्त भी हो सकता है, तनावग्रस्त भी हो सकता है और अनावश्यक रूप से विवादों में पड़ सकता है। तो ऐसे कालखंड में जब मंगल का गोचर राहु और केतु के रूप ऊपर से अशुभ स्थिति में हो रहा हो और इस प्रकार के जातक को व्यवहार में फल प्राप्त हो रहे हों, तो जातक को मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। मंगल यदि जन्म पत्रिका में अशुभ है तो उसकी दान किए जा सकते हैं, हनुमान जी की आराधना की जा सकती है या मंगल संबंधी और भी कोई मंगल चंडिका स्तोत्र आदि का पाठ करके उसकी अशुभता को दूर किया जा सकता है। अब विचार करते हैं मंगल के शुभ और अशुभ गोचर का जन्म लग्न से क्या प्रभाव पड़ता है। जब जन्म लग्न से त्रिकोण में, केंद्र में, जन्म लग्न के अंशों के निकट मंगल का गोचर प्रभावित हो रहा हो, तो यदि मंगल का शुभ गोचर होगा तो ऐसे समय में जातक में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की इच्छा जगती है और उसे नेतृत्व करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। अपनी मेहनत के बल पर परिश्रम पूर्वक जातक दूसरों का सहयोग लेते हुए, दूसरों के साथ मिलजुल कर कार्य करके अपने लक्ष्य को हासिल करता है और कार्य में सफलता प्राप्त करता है। जातक के प्रभाव में और प्रभुत्व में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती है और दूसरों से वह अपनी इच्छानुसार मनोनुकूल कार्य कराने की क्षमता रखता है और अपनी क्षमता के अनुसार वह दूसरों का सहयोग लेकर दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार अपना कार्य करा लेता है। सेनापतित्व के गुण उस समय में जातक में प्रमुख रूप से उभर कर आ जाते हैं। एक सफल मार्गदर्शक, एक सफल सेनापति और अपने कार्यों में अपने सही निर्णय के कारण सफलता प्राप्त करना, यह उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अपने साहस, पुरुषार्थ और पराक्रम की वृद्धि होती है और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल करता है। बंधु बांधवों का सहयोग लेता है, बंधु बांधवों को सहयोग देता है और घर में शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन ऐसे कालखंड में जातक करता है। अब यदि मंगल का गोचर जन्म लग्न के ऊपर से अशुभ स्थिति में हो तो जातक के स्वभाव में उग्रता प्रवेश कर जाती है, आक्रामकता अधिक बढ़ जाती है, जिसमें जोश में होश खो बैठने जैसी स्थिति होती है। विवेक का अभाव हो जाता है और अविवेकपूर्ण निर्णय जातक ले लेता है जो कार्यों में आगे चलकर बाधा पैदा करते हैं। परिजनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, अपने आसपास रहने वालों से, अपने सहयोगियों से अनावश्यक व्यर्थ का विवाद होता है और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। अकेले कार्य करने से उसे पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है, सहयोग लेने की इच्छा न होती है, ना किसी को सहयोग देने की इच्छा होती है और अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा को गलत रास्ते पर ले जाकर या सही मार्ग का अनुसरण ना करके अपने कार्यों का स्वयं बाधक बन जाता है। इस कालखंड में यदि मंगल के साथ गुरु का गोचर भी शुभ स्थिति में लगन से हो रहा होगा
तो अशुभ फलों में कुछ कमी आएगी। लेकिन यदि उसी कालखंड में शनि का गोचर भी अशुभ स्थिति में हो रहा होगा तो उपरोक्त प्रभावों में अधिक वृद्धि हो जाती है। जातक को संयम के साथ ऐसे कालखंड में अपने समय को निकालना चाहिए। उपाय करने चाहिए मंगल के, शनि के, जो भी ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हों, क्योंकि अकेले एक ग्रह के प्रभाव से पूरा फलादेश गोचर का नहीं किया जाता है, गोचर का हो या जन्म काल का हो। इसलिए सभी ग्रहों का विचार कर लेना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।